हेलो एंड वेलकम टू एजे स्टडी। एजे स्टडी की इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। मेरा नाम हुआ अजय कुमार और हम आप लोग के बीच जुड़े हैं आपके बीच एक नए वीडियो के साथ, जिसमें हम चर्चा कर रहे हैं भारतीय संविधान की समझ। इससे पहले हमने एक वीडियो आप लोग के बीच उपलब्ध करवाए थे इसी यूट्यूब चैनल पर, जिसमें हमने चर्चा किया था फेडरल सिस्टम जो है भारत की और अमेरिका दोनों के बीच। हमने तुलना किया था, अमेरिका के संविधान को हमने समझा था और इसके जस्ट जो है हमने भारत के संविधान को देखा था, दोनों के संविधान में तुलना किया था। कारण वजह यह था कि जो फेडरल सिस्टम है, जो संघात्मक व्यवस्था है, उसका मूल जो आपका है वो अमेरिकी संविधान में दिखता है और उसी संविधान को जो है कुछ फॉलो करते हुए हमने संघात्मक को देखा था। ये भी हमने जाना था कि भारतीय संविधान जो संघात्मक और एकात्मक का जो है क्या है, एक मिश्रण है, जिसमें दोनों प्रकार के गुण जो है यहाँ पर पाया जाता है। तो वो वीडियो अगर आप नहीं देखे हैं तो वो वीडियो को आप लोग देखिए। आई बटन पर आपको उसका लिंक मिलेगा, डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मिलेगा। इसका हम भारतीय संविधान करके एक प्लेलिस्ट हमने बना दिया है, ठीक है। वहां पर जाकर के आप पूरे वीडियो को देख सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं। आज हम आपके बीच उपस्थित हुए संविधान के एक नए से टॉपिक को लेकर के, जिसमें हम चर्चा करेंगे उद्देशिका। यदि कोई पूछे कि पूरे हमें किसी को अगर पूरे भारतीय भारत का जो संविधान है, उस संविधान को अगर समझना है एक शब्द में, एक पैराग्राफ में, तो वे है हमारे संविधान की जो उद्देशिका है, जो प्रस्तावना है, वे प्रस्तावना में आपको पूरे संविधान का सार जो है यहाँ पर दिया गया है। हम इस संविधान, इस उद्देशिका से ये भी हम समझने का प्रयास कर लेते हैं कि जो आज़ादी से पहले जो देश में नियम कानून चले आ रहे थे, ठीक है, वह नियम कानून कैसे थे, क्योंकि उसी नियम कानून और प्रतिक्रियाओं को देख करके जो है ना, सीख लेकर के जो है भारतीय संविधान का जो है रचना किया गया था, ठीक है ना। तो उद्देशिका को समझना काफी जरूरी है। यदि हम उद्देशिका को समझ लेते हैं तो काफी हम डिटेल से जो है संविधान को एक सार जो है हम प्रकट यहाँ पर कर लेंगे। तो हम पूरी चर्चा करेंगे, काफी डिटेल में चर्चा करेंगे। वीडियो लॉन्ग जाएगा आपका, तो धैर्यता को बना करके रखिएगा, ठीक है। यहाँ पर ध्यान ये देना है कि जब हम ये उद्देशिका को हम समझ रहे होते हैं, ठीक है, पढ़ रहे होते हैं, तो यहाँ पर कुछ जो शब्द आएगा वो शब्दों पे हमें क्या ध्यान देना है, ध्यान देना है। क्योंकि आगे आने पिछली वीडियो जब हमने फेडरल वाला जो वीडियो अपलोड किया तो उसमें भी हम यही शब्द बोले थे कि जो भी वीडियो हम अपलोड अभी कर रहे हैं, क्योंकि वीडियो शुरुआत है, नए नए शब्द आपको मिलेंगे, ठीक है, वो शब्दों पर गौर करना है, अंडरलाइन करना है, कॉपी में जो है नोट तैयार करना है इसका, ठीक है। और यहाँ पर ये बता दें कि अगर हम ये जो वीडियो आपको अगर पढ़ा देते हैं, अगर आप इसे देख लेते हैं, तो आप क्या कर सकते हैं, एम लक्ष्मीकांत और क्लास 11th और 12th का NCERT का अगर बुक पढ़ते हैं तो आपको पूरी की पूरी जो वहाँ पर समझ में आ जाएगा, ठीक है। इसका PDF हम यहाँ पर अवेलेबल करवा देंगे हमारे अपने टेलीग्राम चैनल एजे स्टडी लाइव पर, तो आप उस पर जरूर जुड़िए और दोस्तों के साथ उसे शेयर भी कीजिए, ठीक है। PDF आपको मिल जाएगा। चलिए, आप यहाँ पर ये देख सकते हैं कि चैनल को आपको क्या करना है, अगर चैनल पर नए जुड़ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है। वीडियो को लाइक जरूर करें, डिसलाइक भी कर सकते हैं, लेकिन डिसलाइक करने के बाद एक कमेंट जरूर करना पड़ेगा आपको, ताकि वीडियो को आप क्यों डिसलाइक किए, रीजन के साथ जो वीडियो को डिसलाइक कर सकते हैं, ठीक है। कमेंट कीजिए, कुछ त्रुटियां, कुछ गलतियां को अगर आपको दिखता है तो आप हमें जरूर कमेंट करके बताएं, और अगर कुछ सुधार की आवश्यकता है तो आप कमेंट कीजिए, हम उसमें सुधार जरूर करेंगे, ठीक है। तो लाइक सब्सक्राइब रुकना नहीं चाहिए। थोड़ा सा संविधान की हम बेसिक अगर बात करते हैं कि इसमें हमें क्या क्या देखने को मिलता है, तो सबसे पहले तो आपको ये देखने को मिल जाएगा संविधान की उद्देशिका, ठीक है। संविधान की जो है आपको जो है उद्देशिका देखने को, एक मिनट थोड़ा सा पेन चूज कर लेते हैं, डेट वाला है ना। ये सबसे पहले आपको क्या दिख जाएगा, ये उद्देशिका आपको देखने को मिल जाएगा, जिसका आज हम डिटेल से चर्चा करने वाले हैं। इसके बाद यहाँ पर अगर देखा जाए तो सारे संविधान का जो पार्ट है, जो बुक है, उसे बांटा गया है। एक तो बांटा गया भाग में, बांटा गया है, पार्ट में बांटा गया है, और एक बांटा गया है जो विषय है, कुछ विषय है उसको हम अनुसूची में जो है यहाँ पर बांटा गया है। तो अगर हम बात करें कि अगर आपसे पूछे कि भारतीय संविधान में कुल कितने भाग हैं, तो कुल कितने भाग यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा, तो टोटल आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है
22 भाग जो यहाँ पर देखने को आपको मिल रहा है। ठीक है, यहाँ पर जो है 22 भाग देखने को मिल रहा है। अगर वही बात करें अनुसूची की बात करें तो पूरे अनुसूची की संख्या यहाँ पर क्या है, ये आपका है कितना, तो 12 अनुसूची आपको देखने को यहाँ पर मिल जाएगा। इसमें यहाँ पर आप देख सकते हैं कि भाग के ही अंदर आपको क्या मिलेगा, अनुच्छेद मिलेगा। जैसे कि भाग 1 में अगर हम बात करें तो लिखा हुआ है संघ और उसके क्षेत्र। ठीक है, इसमें संघ और उसके क्षेत्र के बारे में जो जानकारी आपको पूरा मिलेगा, जो कि 1 से लेकर के 4 अनुच्छेद तक आपको दिखाया गया है, बताया गया है। उसी प्रकार आप देख सकते हैं कि भाग यहाँ पर 2 है, तो भाग 2 में नागरिकता की बात की गई है, जिसका अनुच्छेद कहाँ से कहाँ तक है, 5 से 11 तक है। तो इसे क्या करना है, ध्यान देना है। उसी प्रकार ये भी आपका हो जाएगा कि ये भाग 3 में क्या है, तो भाग 3 में आपको मिल जाएगा मूल अधिकार। काफी इंपॉर्टेंट है, आने वाले वीडियो में हम सारे चर्चा करेंगे, जिसका अनुच्छेद कितना है, 12 से ये आपका है आपका 35 तक है। तो इसे आप एक बार रिवीजन कर लीजिएगा। भाग 4 की बात करें तो नीति निर्देशकता तो आपको देखने को मिल जाएगा 36 से लेकर के 51 तक। उसी प्रकार यहाँ पर हो जाएगा आपका मूल कर्तव्य हो जाएगा। फिर भाग 5 में आपका संघ के बारे में चर्चा किया गया है। भाग 6 राज्य के बारे में चर्चा है। फिर यहाँ पर भाग 7 में आपको मिल सकता है प्रथम अनुसूची के जो है भाग ख में राज्यों का निरसन, माने राज्यों के बारे में यहाँ पर कुछ बताया गया है। फिर यहाँ पर देखिए 8 है संघ एवं राज्य क्षेत्र के बारे में। 9 यहाँ पर है पंचायत के बारे में यहाँ पर दिया गया है, काफी डिटेल से हम इसका चर्चा करेंगे। फिर है भाग यहाँ पर 9 क नगर पालिका के बारे में। भाग 10 है अनुसूचित जो है जनजाति क्षेत्र के बारे में। भाग 11 में जो है संघ और राज्यों के बीच के संबंध को यहाँ पर दर्शाया गया है। उसी प्रकार जो है यहाँ पर है भाग 12 है, जो कि वित्त संपत्ति और संविदाएं और वाद के रूप में यहाँ पर आपको दिया गया है। फिर यहाँ पर देख सकते हैं भाग आपको 13 देखने को मिल जाएगा, जिसमें है भारत के राज्य क्षेत्र के अंदर व्यापक वाणिज्य और समागम के बारे में यहाँ पर दिया गया है। फिर भाग यहाँ पर देख सकते हैं 14 की अगर हम बात करें तो भाग 14 में मिल जाएगा संघ और राज्य के बीच सेवाओं को यहाँ पर जो बंटवारा किया गया है। ठीक है, भाग 14 में। फिर ये भाग यहाँ पर आप देख सकते हैं 14 क, तो भाग 14 क में यहाँ पर क्या है, अधिकरण की बात किया गया 223 ए से लेकर के 223 बी तक का। फिर यहाँ पर आप देख सकते हैं कि भाग 15 में आपको मिल जाएगा निर्वाचन आयोग के बारे में। फिर भाग 16 में आपको मिल जाएगा कुछ वर्गों के लिए विशेष संबंध में विशेष उपबंध किया गया है हमारे संविधान में, कुछ वर्गों के लिए। फिर आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा भाग 17 में आपको मिल जाएगा क्या चीज, राजभाषा। फिर मिल जाएगा यहाँ पर भाग 18 में आपको आपात उपबंध मिल जाएगा, आर्टिकल 352 से लेकर के 360 तक की। फिर मिल जाएगा भाग 19 में आपको मिल जाएगा प्रकीर्ण मिल जाएगा। भाग 20 में मिल जाएगा संविधान के संशोधन कैसे करना है, आर्टिकल 368। फिर आपको हो जाएगा भाग 21 में अस्थायी और संक्रमण कालीन और विशेष उपबंध यहाँ पर देखने को मिलेगा। फिर जो है यहाँ पर आपका भाग 22 में क्या मिल जाएगा, लास्ट में संक्षिप्त नाम प्रारंभ और हिंदी के में जो प्राधिकार पाठ और निरसन के बारे में यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। उसी प्रकार जो यहाँ पर आपको अनुसूची कुछ अनुसूचियां में जो है बांटा गया है संविधान को, कुछ मुख्य मुख्य प्रावधान को इसमें रखा गया है। ठीक है, तो ये आपको जो है 1 से लेकर के मिल जाएगा 12 तक के देखने को मिलेगा। तो ये भी एग्जाम में जो है पूछ दिया जाता है कि कितने अनुसूची है, कितने भाग में जो संविधान को बांटा गया है। ठीक है ना, तो इन सभी बातों पर हमें क्या करना है, ध्यान देना है। अब आते हैं जो आज का जो मुख्य टॉपिक है, इस पर हम चर्चा करेंगे आप लोग के बीच। तो इसकी शुरुआत करते हैं, कुछ बेसिक बात यहाँ पर देख लेते हैं। अगर बात करें प्रस्तावना यानी प्रिलिम्बल की बात अगर यहाँ पर बात कर लेते हैं, तो सबसे पहले अगर इसकी जिक्र किया गया था तो वो अमेरिकी संविधान में किया गया था, है ना। प्रस्तावना का सबसे पहला जिक्र जो है अमेरिकी संविधान में किया गया था, और अमेरिकी संविधान से जो है अन्य देश इसे ग्रहण किया था, और भारत भी जो है इसमें शामिल है ना। भारत भी जो है क्या हुआ था, इसी अमेरिकी देश की प्रस्तावना को देखते हुए जो है भारतीय संविधान में इस प्रस्तावना को जो है यहाँ पर लाया गया था, स्वीकार किया गया था। ठीक है, अब यहाँ पर अगर बात करें प्रस्तावना के, जैसा आपने शुरू में बताया कि यह क्या है, पूरे संविधान का एक परिचय है, परिचय पत्र है, भूमिका है
है ना। ये क्या है, आपका परिचय पत्र है, एक भूमिका है, मतलब ये पूरे संविधान का एक सार है ना। अगर हम प्रस्तावना को ध्यान से देखते हैं, पढ़ते हैं, तो जितने भी पूरे यहाँ पर जितने भी आर्टिकल है, पूरे आर्टिकल भाग और अनुसूची में जितने भी बात चर्चा किए गए, वो एक मुख्य आमुख के रूप में जो है यहाँ पर आपको प्रस्तावना में देखने को जो है यहाँ पर मिल जाएगा, ठीक है ना। तो ये क्या करता है, एक पूरे संविधान का एक परिचय मात्र है। आप यहाँ पर ये ध्यान देना दीजिएगा कि थोड़ा सा हमने यहाँ पर अंडरलाइन कर दिया है मुख्य बात, ताकि आपको कुछ जो नोट करना हो आसानी से आप नोट कर सकते हैं, क्योंकि एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चन जो है बराबर पूछ देता है कि कहाँ से ग्रहण किया गया है, तो अमेरिकी संविधान से लिया गया है, ठीक है। और ये आपका क्या है, पूरे संविधान का ये आपका सार है, एक परिचय क्या है, पत्र है, और ये आपकी भूमिका का कार्य करता है हमारी जो प्रस्तावना है संविधान का, ठीक है। यहाँ पर एक बात है कि प्रख्यात न्यायविद और संवैधानिक विशेषज्ञ जिनका नाम है N.A. पालकीवाला, है ना, नाम याद रखिएगा। N.A. पालकीवाला ने जो है संविधान को जो है संविधान प्रस्तावना को जो संविधान का परिचय पत्र कहा, यहाँ पर पत्र कर लीजिएगा, ठीक है, पत्र कहा, है ना, संविधान का परिचय पत्र कहा। कौन कहा, तो N.A. पालकीवाला ने संविधान को जो है एक परिचय पत्र कहा, ठीक है। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं, अगर संविधान की बात किया जाए तो संविधान का जो प्रस्तुत किए थे, है ना, जो संविधान की जो प्रस्तावना, जो संविधान में जो प्रस्तावना को जो प्रस्तुत करने वाले थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू जो हैं, पूरे संविधान को उन्होंने बनाया और पेश किया। कब पेश किया, तो आप यहाँ पर याद रखिएगा, ये आपका था 13 दिसंबर 1946, डेट याद रखना है। 13 दिसंबर 1946 में जो है संविधान सभा में जो है संविधान सभा में इस प्रस्तावना को पंडित नेहरू द्वारा जो है पेश किया गया था, ठीक है। यहाँ पर ये बात को ध्यान देना है। अब जब संविधान उस समय पेश किया गया था, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है, आप देख सकते हैं, ये आपका संविधान का उद्देशिका है। लेकिन ये जो आप देख रहे हैं, ये जो पिक्चर में आप यहाँ पर देख रहे हैं, ये जो सूचीबद्ध किया गया पूरे संविधान को, ठीक है, पूरे संविधान को जो सूचीबद्ध किया गया, वह जो है 1976 में जो 42वां संविधान संशोधन था, उस संविधान संशोधन में पूरे संविधान को क्या किया गया, सूचीबद्ध किया गया इस फ्रेम में, है ना, इस फ्रेम में जो इसको क्या किया गया, सूचीबद्ध किया गया, ठीक है। शब्द को जो शॉर्ट में कर दिया गया। अब यहाँ पर यह ध्यान देना है कि 42वें संविधान संशोधन 1946 प्रियम्बर जो आप यहाँ पर देख रहे हैं, ठीक है, उसमें मात्र अभी तक एक बार संशोधन किया गया है ना, संशोधन, और इस पर लेकर के कुछ विवाद भी है कि ये संविधान का भाग है कि नहीं, ठीक है। तो इस पर एक जब हम केस वाली बात करेंगे तो उस पर हम काफ़ी डिटेल से इस पर चर्चा करेंगे। लेकिन यहाँ पर ये याद रखना है कि इसमें अभी तक मात्र एक बार संशोधन हो चुका है 1976 में 42वां संविधान संशोधन। इसमें 3 शब्दों को इसमें ऐड किया गया, 3 शब्द ऐड किया गया। वो पहला आपका क्या है, समाजवादी, ठीक है, पंथ निरपेक्ष, धर्म के आधार पर यहाँ पर पंथ कर लीजिएगा, पंथ निरपेक्ष और अखंडता, 3 शब्द जो है यहाँ पर क्या हुआ है, ऐड किया गया है 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। तो ये भी याद रखना, अभी तक मात्र एक बार इसमें संशोधन हुआ है। कितने बार, मात्र एक बार इसमें संशोधन हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पर देख लेते हैं कि संविधान में जो उद्देशिका है, प्रस्तावना है, उसमें क्या है। जैसा कि आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि हम भारत के लोग, ठीक है, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, शब्दों पर ध्यान देना है, जितने भी शब्द यहाँ पर लिख रहा है काफी डिटेल से हम इसमें चर्चा भी करेंगे। क्या यहाँ पर संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष, क्या लिखा हुआ है, पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को, कैसा गणराज्य हम बनाएंगे, कैसा लोकतंत्र बनाएंगे, वैसा लोकतंत्र होगा जो क्या है कि संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न हो, किसी पर निर्भर नहीं हो, है ना, खुद हम आत्मनिर्भर हो और अपने सारे निर्णय जो है हम खुद के द्वारा ले सकते हैं, अपने खुद हम डिसीजन कर सकते हैं, किसी के अधीन या किसी के दबाव में आकर के हम निर्णय नहीं ले सकते हैं। हम काफी डिटेल से इसको चर्चा करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर याद आना कैसा है बनाना है, संप्रभुत्व संपन्न गणराज्य बनाना है,
समाजवादी बनाना है, ठीक है, पंथ निरपेक्ष बनाना है, मतलब किसी भी धर्म को यहाँ पर जो है बढ़ावा और जो है किसी भी धर्म को यहाँ पर जो है नीचा जो है नहीं दिखाया गया। यहाँ पर सभी धर्म क्या है, एक समान है। लोकतंत्रात्मक गणराज्य यहाँ पर हम बनाएंगे। अब क्या कर रहा है, इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, नागरिकों को क्या देना पड़ेगा, हमें न्याय देना पड़ेगा। क्या देना पड़ेगा, न्याय देना पड़ेगा। और यह न्याय कैसा होगा, तो यहाँ पर संविधान में चर्चा किया गया कैसा न्याय हम देंगे, तो हम अपने नागरिकों को क्या देंगे, सामाजिक न्याय देंगे, आर्थिक न्याय देंगे और राजनैतिक न्याय दिलाएंगे। सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक, कैसा न्याय रहेगा, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। ये भी क्वेश्चन पूछ देगा आपसे एग्जाम में कि हमारे उद्देशिका में कितने प्रकार के न्याय का वर्णन किया गया है। तो 3 न्याय है, सामाजिक न्याय, ठीक है, आर्थिक न्याय और राजनैतिक न्याय। नेक्स्ट यहाँ पर आप देख सकते हैं फिर है कि स्वतंत्रता दिया जाएगा हमारे नागरिकों को, जो भारत के नागरिक को स्वतंत्रता होगा। कैसी स्वतंत्रता होगा, तो यहाँ पर देखिए चर्चा किया गया है, ये आपका विचार की स्वतंत्रता, आप अपने विचार को प्रकट कर सकते हैं, अपने विचार को रखने के लिए आप स्वतंत्र हैं। जो आपके अंदर विचार चल रहा है किसी मुद्दे को लेकर के, किसी बात को लेकर के, है ना, आप अपने विचार को रखने के लिए स्वतंत्र हैं। फिर आपकी जो है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता होगी। फिर आपका जो है विश्वास, ठीक है, धर्म और उपासना की जो यहाँ पर स्वतंत्रता की बात की गई है। किन किन प्रकार की स्वतंत्रता की बात की गई है, तो विचार की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, हम चर्चा करेंगे सब डिटेल से, काफी लंबा स्लाइड हम लेकर के आए आप लोग के बीच। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता की यहाँ पर बात की गई है। एक बात को ध्यान से पहले समझिएगा, ठीक है। फिर यहाँ पर क्या है, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता। हम सभी नागरिकों को क्या देंगे, समानता देंगे। समान, कैसी समानता देंगे, प्रतिष्ठा। अब आप सोचिए कि कितना व्यापक ये शब्द है प्रतिष्ठा। आपको प्रतिष्ठा, मान मर्यादा कब मिलेगा, जब आपको जो है सभी लोगों के बीच समान व्यवहार किया जाए, है ना, सभी के बीच जो है एक स्वरूप व्यवहार किया जाए, है ना, सभी के बीच समानता का व्यवहार हो, किसी के बीच जो है द्वेष, किसी के बीच ऊंच नीच, किसी भी प्रकार से भेदभाव न किया जाएगा, उसमें क्या होगा, हमारी प्रतिष्ठा होगी, उसमें हमें क्या होगा, समानता होगा। प्रतिष्ठा का मतलब खुद समझ लीजिए, मान मर्यादा। अब मान मर्यादा कैसे मिलेगा, किसी को नीचे गिरा करके तो नहीं मिल सकता है, धर्म के मामले पर, जाति के मामले पर, रंग के मामले पर, रूप के मामले पर, है ना, स्थानीयता के मामले पर, है ना, भाषा के मामले पर, ठीक है, क्षेत्र के मामले पर, है ना, ये सब हो सकता है, ठीक है। प्रतिष्ठा हमें, समानता होगा, किसी भी प्रकार की भेदभाव जो यहाँ पर नहीं किया जाएगा। क्यों ये सब शब्द यहाँ पर दिया गया, कभी आप सोचते हैं, जब हम इतिहास की बात करते हैं, है ना, पुराने इतिहास की बात करते हैं, तो वहां पर समानता का व्यवहार नहीं था, है ना, वहां पर समानता का व्यवहार नहीं था। लोग अपनी नीति खुद बनाते थे और खुद उसे अप्लाई करते थे अपने फायदे के लिए, अपने लाभ के लिए। लेकिन संविधान ने उस सारे प्रावधान को तोड़ करके जो है लोगों के बीच जो है एक समानता की बात कही, ठीक है ना। ये देखिए आगे है प्राप्त करने के लिए, ठीक है। फिर है तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा, काफी इंपॉर्टेंट शब्द है, व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता, राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बनाने की बात कही गई है। सारे शब्द पर ध्यान दीजिएगा, ठीक है। अब देखिए नीचे में यहाँ पर ये लिखा गया है कि इसको अंगीकार कब किया गया, तो यहाँ पर याद रखिएगा जो है 26 नवंबर 1949 को जो है इसको अंगीकार किया गया संविधान में, जिसको स्वीकृति मिला गया। जितने भी संविधान जो सभा था उस समय वो जो उपस्थित थे वहाँ पर सभी इस पर क्या किया, अपना अपना हस्ताक्षर किए और इसे क्या किया गया, अंगीकार किया गया हमारे संविधान में। विवाद के बारे में हमने चर्चा किया कि इस पर विवाद है कि ये संविधान का भाग है या नहीं, इस पर हम डिस्कस करेंगे काफी डिटेल से, एक नेक्स्ट वीडियो में इस पर लेकर के हम आएंगे। अब चलते हैं आगे, ये तो हो गया। अब देखिए यहाँ पर ये बात किया गया है कि संविधान में 4 मूल तत्व है, बात पर ध्यान देना है ना, ठीक है। गौर से एकाग्रता से बात को सुनिए, वीडियो आपको काफी अच्छा लगेगा, ज्ञान से भरी वीडियो होगा, बकवास वगैरह नहीं करना है,
ठीक है, पढ़ाई पर फोकस करना है। अब यहाँ पर ध्यान देना है, प्रस्तावना में 4 मूल तत्व यहाँ पर दिया गया है, और वो 4 मूल तत्व हैं क्या। जैसे यहाँ पर दिया गया कि संविधान के अधिकार का स्रोत, संविधान के अधिकार का स्रोत क्या लिखा गया है कि संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी हम भारत के लोग। संविधान के जो अधिकार का स्रोत है वह प्रस्तावना में यहाँ पर वर्णन किया गया है, हम भारत के लोग। जो संविधान जो स्रोत प्राप्त करता है वो किससे प्राप्त कर रहा है, तो भारत के लोगों से प्राप्त कर रहा है। याद रखना है, प्रस्तावना कहती है कि संविधान भारत के लोगों से शक्ति अधिग्रहित करती है ना। भारत के जो है लोगों से जो है संविधान जो है शक्तियां ग्रहण करती है, क्योंकि ये लोगों के लिए संविधान लिखा गया है, किसी एक व्यक्ति के लिए नहीं लिखा गया है ना। ये संविधान का शासन है, व्यक्ति का शासन नहीं है, ठीक है। ये और ये पूरी अंगीकार, ये संपूर्ण पूरे जितने भी भारतीय लोग हैं 142 करोड़, वे सभी व्यक्तियों से ये शक्ति प्राप्त करता है। क्योंकि यहाँ पर क्या है, लोकतंत्र। लोकतंत्र में सरकार किसकी मर्जी से आता है, जनता की मर्जी से आता है, ठीक है। आगे बात करते हैं, भारत की प्रकृति यह घोषणा करती है कि भारत एक संप्रभु का मतलब आगे हम डिटेल चर्चा करेंगे, किसी के दबाव में आकर के नहीं लेगा कोई भी अपना निर्णय, संप्रभुत्व है पूरी जो इसका क्षेत्र है, ठीक है। समाजवादी, फिर है धर्मनिरपेक्ष, यानी पंथ निरपेक्ष यहाँ पर रहेगा, ठीक है। जहां जहां धर्म है वहां पंथ कर लेना है। लोकतांत्रिक, एक मिनट, लोकतांत्रिक व गणतंत्रात्मक व्यवस्था का जो है यहाँ पर वाला देश है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर तीसरी बात यहाँ पर चर्चा किया गया है, जिसमें कहा रहा है कि संविधान के उद्देश्य क्या है इसका, तभी हमने यहाँ पर चर्चा किया इसका क्या उद्देश्य है। इसका उद्देश्य क्या चीज, न्याय स्वतंत्रता, क्या है, न्याय स्वतंत्रता समानता बंधुता, इसका क्या है उद्देश्य है। संविधान का मेरा उद्देश्य क्या है, लोगों को न्याय दिलवाना, स्वतंत्रता, लोगों की स्वतंत्रता, ठीक है, लोगों के बीच की समानता, उसकी बंधुत्व, भाईचारे को आपस में क्या करना है, एक करना है, उसे न्याय दिलाना है। फिर यहाँ पर ये तिथि दिया गया है 26 नवंबर को जो इसे अंगीकार किया गया, ठीक है। और ये 13 दिसंबर 1946 को इसे जो है नेहरू द्वारा प्रस्तुत किया गया। यहाँ पर ये भी बात देख सकते हैं कि उस समय का जो संविधान निर्माता लोग जो बैठे हुए थे उनकी सोच कितना व्यापक था। क्योंकि जब संविधान लिखा गया तो संविधान एक तो हमारी अतीत में जो घटनाएं घटित थी वो तो था ही, इसके साथ साथ हमने करीब 60 देश के संविधान का अध्ययन किया, और उस 60 देश के संविधान के अध्ययन कर कर एक जो लोकतंत्रात्मक जो संविधान लिखा गया, पूरे विश्व का जो सबसे बड़ा लिखित संविधान वो क्या है, भारतीय संविधान है। पूरे विश्व का जो लिखित सबसे जो व्यापक संविधान है वो क्या है, भारतीय संविधान है ना। ये दो है, कठोरता भी इसमें है, और यहाँ पर कठोरता और लचीलापन दोनों का यहाँ पर समन्वय किया गया है। जब संशोधन की बात करेंगे तब उसमें चर्चा करेंगे, ठीक है। आप भी कहते होंगे कि सर क्या क्या बात इसमें ठूस रहे हैं, टॉपिक पढ़ ही रहते हैं, नहीं तो आपका दिमाग जो है ऊपर उड़ जाएगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अब आइए यहाँ पर जितने भी शब्द है उस पर काफी हम डिटेल से चर्चा करेंगे। शब्द क्या है, संप्रभुता की हम बात करेंगे, समाजवादी की बात करेंगे, धर्मनिरपेक्ष की बात करेंगे, लोकतांत्रिक की बात करेंगे, गणराज्य की बात करेंगे, न्याय की बात करेंगे, स्वतंत्रता की बात करेंगे, समता और बंधुत्व की हम यहाँ पर बात करने वाले हैं। डिटेल से का बात करेंगे, काफ़ी अच्छा आपका होने वाला है। ये नोट्स तैयार करते चलिए, पीपीटी अवेलेबल करवा देंगे। बुक पर फोकस कीजिए ज़्यादा पढ़ने का, है ना, खूब पढ़िए। वीडियो ठीक है देखिए, लेकिन पढ़ाई पर ध्यान दीजिए, बुक पढ़िए, हाथ में लेकर के पेन पेंसिल मार्कर हाइलाइटर लेकर के जो है बुक पर ज़्यादा ध्यान दीजिए। अगर आप ये पढ़ लेते हैं ना तो बुक आपको जो है पूरा क्लियरली आपको समझ में आने लगेगा। चलिए हम सबसे पहले यहाँ पर बात करते हैं संप्रभुता, ठीक है, संप्रभुता को लेकर के चलते हैं। चलिए तो बात करते हैं किसकी, संप्रभुता की बात करते हैं। जैसा कि आप लोग को पता है, हमें पता है कि 15 अगस्त 1900 एक मिनट रुक जाइए।
चलिए ठीक है। जैसा कि एक मिनट, तो एक मिनट, एक मिनट। जैसा कि हमें पता है कि 15 अगस्त 1947 से पहले जो है भारत ब्रिटिश के अधीन था, है ना। लेकिन 15 अगस्त 1947 के बाद भारत जो है ब्रिटिश जो के जो अधीन था उससे क्या हो गया, स्वतंत्र हो गया, है ना। वह स्वतंत्र जब स्वतंत्रता मिली, भारत की स्वतंत्रता मिली, तो वह स्वतंत्रता कैसी थी, न तो वह डोमिनियन था, ठीक है, और न तो वो किसी भी मामले में जो है वो उसके ब्रिटेन के अधीन था। किसी भी मामले में वो कैसा था, वह आपका था संप्रभुता। उसके पास जो है संप्रभुता था। वो कोई भी निर्णय, चाहे वह निर्णय बाहरी निर्णय हो, देश के बाहर निर्णय कोई करना हो, या आंतरिक निर्णय हो, कोई भी निर्णय लेने के लिए हमारा देश जो है अब किसी अन्य देश यानी ब्रिटेन का जो है अधीन नहीं था। वह अपनी मर्जी से जो है सारे निर्णय जो है ले सकता है ना। ये था। तो ये यहाँ पर किया गया है कि यह किसी भी देश पर अब निर्भर नहीं है ना। किसी भी देश का ना तो यह डोमिनियन है, ना ही किसी देश का यह उपनिवेश है। उपनिवेश का मतलब क्या होता है कि कोई अन्य ताकतवर देश जो है कोई निम्न ताकतवर देश पर क्या करता है, अपना अधिकार जब जमा लेता है, ठीक है ना। तो वह जिस पर जमा लिया वह क्या कहलाता है, जो जमाया उसका उपनिवेश कहलाता है। तो ना तो ये आपका किसी देश का उपनिवेश है, ना ही इस पर कोई ना ही यह किसी देश का डोमिनियन है ना। ये है, यह जो है इसके ऊपर जो है कोई शक्ति यहाँ पर नहीं है ना। इसके भारत के ऊपर जो है जो जो भारत का जो निर्णय लेने की पावर है, इसके ऊपर कोई शक्ति नहीं है ना। यानी यह किसी के अधीन रह करके अपना निर्णय नहीं लेता है। यह निर्णय लेने के लिए क्या है, स्वतंत्र है ना। निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र है, ठीक है। चाहे वह आंतरिक मामला हो, चाहे वह बाह्य मामला हो, वे सभी मामलों में अपना निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र है। एक यहाँ पर सवाल उठता है कि 1949 में जो भारत को जो राष्ट्रमंडल में जो सदस्यता मिली वह ब्रिटेन के द्वारा मिली, है ना। अगर ब्रिटेन के मतलब सहयोग से मिला, ठीक है, तो इसमें भी कोई ऐसी प्रावधान नहीं है, ठीक है, कि वो ब्रिटेन की जब सदस्यता उसकी स्वीकृति से मिली, ब्रिटेन की स्वीकृति से मिली, इस पे भी किसी प्रकार की वो पाबंदी नहीं है। वह जो है पूर्णतः स्वतंत्र है अपने निर्णय लेने के लिए। चाहे वह संयुक्त राष्ट्र की सदस्यता की बात हो, उसमें भी वह क्या है, आपका है संप्रभु है। उसमें भी जो खुद की मर्जी से जो भी निर्णय जो भी वहां पर बोला जाएगा, वह खुद की मर्जी से भारत जो है वहां पर अपनी बात रख सकता है। वह किसी के अधीन वहां पर नहीं होगा। ये बात यहाँ पर देखने को मिल रहा है। करा कि एक संप्रभु राज्य होने के नाते भारत किसी भी विदेशी सीमा का अधिग्रहण अथवा किसी अन्य देश के पक्ष में अपनी सीमा के किसी भी हिस्से पर वे दावा छोड़ सकता है या दावा कर सकता है, ठीक है ना। यदि किसी देश के बीच जो है सीमाओं की अगर बंटवारा करना हो, चाहे वह किसी देश से के बीच हो या आंतरिक मामला हो, वे दोनों में जो है अपनी स्वीकृति से, अपनी इजाजत से जो है, सॉरी, अपनी स्वीकृति से जो है, अपने विचार से जो है वह निर्णय ले सकता है। इसमें किसी के प्रति वो अधीन नहीं है। ये बात को क्या करना है, हमें याद रखना है। तो ये संप्रभुता का क्या हो गया, मतलब वो है कि हम किसी के अधीन नहीं है, अपने सारी निर्णय जो है खुद से हम ले सकते हैं। हमारे शक्ति के ऊपर और कोई भी शक्ति नहीं है, ठीक है ना। माने भारत सरकार का जो निर्णय है इसके ऊपर कोई भी शक्ति नहीं है। हम किसी भी दबाव में आकर के किसी दूसरे देश या किसी संगठन के दबाव में आकर के जो हम कोई भी निर्णय यहाँ लेने के लिए बाध्य नहीं है। तो ये हो गया क्या चीज, संप्रभुता। संप्रभुता का ये क्या हो गया मतलब। नेक्स्ट यहाँ पर आप देख सकते हैं दूसरा जो शब्द है वो है आपका क्या चीज, समाजवादी। समाजवादी शब्द की बात करें तो ये 1976 में 42वां संविधान संशोधन में हमारे संविधान में जो इसे क्या किया गया, ऐड किया गया, जोड़ा गया। लेकिन इससे पहले भी अगर हम बात करें, जब संविधान लागू हुआ है ना, उस समय से भी जो है हमारे संविधान समाजवादी नियमों का जो है फॉलो करते हुए आगे बढ़ रहा था। क्योंकि जब हम बात करते हैं नीति निर्देशक सिद्धांत की अगर हम बात करेंगे तो उसमें पूर्णतः आपको लगेगा कि एक जो संविधान लिखा गया है वह कैसा है, कल्याणकारी, है ना। कल्याणकारी एक की बात यहाँ पर किया गया है। मतलब उस समय भी जो है समाजवादी
के पूरे नियमों को फॉलो किया जा रहा था। लेकिन 42वां संविधान जो संशोधन हुआ, ठीक है, जो 76 में, उसमें संविधान के उद्देशिका में भी जो है ये शब्द को पूर्णतः क्या कर दिया गया, स्पष्ट कर दिया गया। ठीक है, अगर हम यहाँ पर बात करें समाजवादी का मतलब समाजवादी और कैसा है, लोकतांत्रिक है। ठीक है ना, वो क्या है, समाजवादी जो है लोकतांत्रिक मिश्रण। ठीक है, मिश्रित अर्थव्यवस्था को यहाँ पर अपनाया गया है। अगर एक होता है साम्यवादी समाजवाद, एक होता है साम्यवादी समाजवाद। साम्यवादी समाजवाद में क्या होता है, ठीक है, इसमें पूर्णतः जो है जो कंट्रोल होता है वो जो है, एक मिनट, साम्यवादी समाज की अगर बात करें तो इसमें क्या होता है कि उत्पादन और वितरण की सारी शक्तियां, उत्पादन और वितरण की जो सारी साधन जो होता है वो राष्ट्रीयकरण होता है, मतलब राष्ट्र के हाथ में होता है। सारा पर कंट्रोल क्या करता है, वही करता है। निजी जो संपत्ति होती है उसका वह उन्मूलन कर देता है ना। उसका पूरा जो साम्यवादी समाजवाद है उसका पूरा कंट्रोल किस पर, किसका, उस पूरे मतलब जो साधन होता है उसका पूरा कंट्रोल का राष्ट्रीय का मतलब राष्ट्र का इस पर पूरा कंट्रोल होता है। लेकिन भारत की बात करें तो भारत यहाँ पर क्या अपनाया है, लोकतांत्रिक समाजवादी मिश्रित अर्थव्यवस्था। मिश्रित अर्थव्यवस्था कहने का मतलब हुआ कि यहाँ पर जो है सरकार भी यहाँ पर भाग लेगा और सरकार के साथ साथ कोई निजी व्यक्ति, निजी कंपनी भी जो यहाँ पर क्या करेगा, संसाधनों को जो है वितरण में जो है यहाँ पर भागीदारी निभाएगा। ठीक है, और अगर बात करें लोकतांत्रिक समाजवाद के अगर उद्देश्य की बात करें, इसका मेन उद्देश्य क्या है, समाजवाद की अगर बात करें तो इसका मेन उद्देश्य क्या यहाँ पर लिया गया था कि गरीबी, उपेक्षा, बीमारी, अवसर, ये सब असमानता को हमें क्या करना है, समाप्त करना है। ठीक है ना, भारतीय अगर बात करें समाजवाद की तो ये मार्क्सवादी भावना, ठीक है, और गांधीवादी भावना का जो है एक मिला जुला स्वरूप है। ठीक है, अगर हम बात करें कि ज़्यादा झुकाव किस पर अगर दिया गया संविधान में, गांधीवादी पर कि मार्क्सवादी पर, तो यहाँ पर जो है गांधीवादी जो समाजवाद है उस पर संविधान में इसका ज़्यादा झुकाव दिया गया है ना। मतलब समाजवादी का मतलब हुआ कि ये क्या करना है, कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना है जिसमें लोगों का क्या हो, कल्याण हो। और यह जो अर्थव्यवस्था अपनाया यह है कि मिश्रित अर्थव्यवस्था को फॉलो करता है, जिसमें क्या है कि इसमें सरकार तो होगा ही, सरकार का भागीदारी होगा ही, है ना, मतलब राष्ट्रीयकरण तो होगा ही, सरकार मतलब सरकार की भागीदारी। इसके साथ साथ यहाँ पर निजी व्यक्ति भी अपना काम कर सकता है संसाधनों को वितरण में, लेकिन उसका मेन मोटिव क्या होना चाहिए, लोगों का कल्याण करना, गरीबी को समाप्त करना, समानता को बनाकर रखना। ठीक है, उपेक्षित व्यक्ति को जो है एक सही अंतराल में सही समानता के रूप में जो है आगे बढ़ाना। ठीक है, ये इसका मेन उद्देश्य है। अगर इसकी पूर्ण स्पष्टीकरण की बात करें तो जब 1991 में उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण, 3 नई आर्थिक नीतियां का मतलब ऐलान किया गया, तो ये जो है समाजवादी की थोड़ी सी जो है इसमें लचीलापन यहाँ पर देखा गया, क्योंकि इसमें क्या हो गया कि ज़्यादा जो है मतलब प्राइवेट कंपनी की जो भागीदारी यहाँ से जो ज़्यादा बढ़ना चालू हो गया था। ठीक है, अगली यहाँ पर हम बात करेंगे धर्म निरपेक्षता के बारे में। चलिए अब देख लेते हैं धर्म निरपेक्षता, यानी यहाँ पर कर लीजिएगा पंथ निरपेक्ष। ठीक है, पंथ निरपेक्षता, है ना। तो यहाँ पर यह ध्यान देना है कि शुरुआती समय में इस शब्द का संविधान में जिक्र नहीं किया गया था। ये कब जिक्र किया गया, 42वें संविधान संशोधन जो 1976 में हुआ। ठीक है, उस समय जो इस शब्द को, पंथ निरपेक्ष शब्द को जो साफ और स्पष्ट शब्दों में वहां पर उद्देशिका में वर्णित कर दिया गया है। इसका अर्थ होता है क्या कि हमारे देश में जो सभी धर्म क्या है, एक समान है। धर्मों के मामले में यहाँ पर जो कोई भी मतभेद नहीं किया जाएगा। ठीक है, धर्मों के मामले में कोई मतभेद नहीं किया जाएगा। 1976 में ये शब्द तो ऐड किया गया, लेकिन उससे पहले जब संविधान लागू हुआ तो संविधान में जो मूल अधिकार है, मूल अधिकार में आर्टिकल अगर हम बात करें, अनुच्छेद बात करें 25 से लेकर के 28 तक के, जो कि धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार के बारे में हमें बताता है ना। लोगों को जो है अपनी धार्मिक स्वतंत्रता के बारे में आर्टिकल 25 से लेकर के 28 तक में चर्चा किया गया है। उससे ये साफ स्पष्ट हो जाता है
उसे ये साफ स्पष्ट हो जाता है कि जो भारतीय संविधान है, ठीक है, वह जो है एक पंथ निरपेक्ष शासन व्यवस्था को जो फॉलो करते हुए आगे बढ़ता है। जैसा कि यही बात जो है उच्चतम न्यायालय ने भी जो है 1974 में यह बात उन्होंने दोहराया था कि हमारा जो देश है वो कैसा पंथ निरपेक्ष है, यहाँ किसी भी मामले में जो है किसी भी धर्म को जो है ऊंचा या नीचा जो है नहीं दिखाया गया है, सभी धर्म जो है एक स्वरूप है। क्योंकि जब हम भारत की बात करते हैं तो भारत का मतलब है विविधता, है ना, और उस विविधता को एकता में पिरोने का पूर्णतः अगर काम कोई करता है तो वो हमारा क्या है, संविधान है, ठीक है, वो हमारा संविधान है। संविधान में सभी धर्मों को एक स्वरूप देखा गया है, ठीक है, और जो सरकारें होंगे ये सभी धर्मों के प्रति जो है तटस्थ व्यवहार को जो है वहां पर अपनाएंगे। वह किसी एक धर्म के प्रति जो है अपनी संवेदना या अपनी भावना को व्यक्त नहीं कर सकेंगे, ठीक है, जैसा कि संविधान में वर्णन यहाँ पर किया गया है, ठीक है। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं लोकतांत्रिक व्यवस्था। उद्देशिका में एक शब्द वर्णन किया गया, क्या चीज, लोकतांत्रिक व्यवस्था। अब लोकतांत्रिक को थोड़ा सा समझ चलिए। लोकतांत्रिक की अगर एक शब्दों में बात करें तो लोगों द्वारा चुना गया सरकार, और वो सरकार किसके कल्याण में काम करेगा, तो लोगों के ही कल्याण में काम करेगा, है ना। लोकतांत्रिक की अगर बात करें तो लोगों द्वारा चुना गया सरकार होगा जिसमें सभी लोगों के बीच जो है समानता का अधिकार है, मत देने का अधिकार। जो भी 18 वर्ष के वयस्क पुरुष या स्त्री या जो थर्ड जेंडर हैं वे सभी को जो है मत देने का अधिकार यहाँ पर दिया गया है। और वही जनता, मतलब जनता के द्वारा जनता के लिए चुना गया शासन, ठीक है, जनता के द्वारा जो है और जनता के लिए जो चुना गया जो शासक है, ठीक है, और वो किसके लिए काम करता है, जनता के लिए ही काम करता है। यह जो है लोकतंत्र को जो है साफ और स्पष्ट बात यहाँ पर सिद्ध करता है। अगर बात करें ये कि इसमें सर्वोच्च शक्ति किसके हाथ में होगा, तो ये होगा आपका जनता के हाथ में इसकी सर्वोच्च शक्ति जो है देखने को मिलेगा। क्योंकि सरकार किसके द्वारा चुन करके जाएगा, तो जनता के द्वारा। उसकी पूरी शक्ति किसके हाथ में होगा, तो जनता के द्वारा। अगर वो 5 साल ठीक कार्य करता है तो अगला साल भी उसका नंबर आ सकता है, ठीक है। अगर जनता उससे खुश नहीं है तो अगले 5 साल जब अगला चुनाव होगा तो उसको फिर से उसके पद हटा दिया जाएगा। यहाँ पर ये देखने को मिलता है। लोकतंत्र में जो है पूरी शक्ति किसके हाथ में होता है, जनता के हाथ में होता है। क्योंकि जनता के द्वारा ही जो है प्रतिनिधित्व को जो है चुना जाता है जो पूरे देश पर शासन करता है, ठीक है ना। और यहाँ पर ये ध्यान देना है। अब यहाँ पर देखना कि लोकतंत्र की बात करें तो लोकतंत्र यहाँ पर 2 प्रकार के होता है, एक होता है प्रत्यक्ष, एक होता है अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। प्रत्यक्ष लोकतंत्र में लोग अपनी शक्ति का इस्तेमाल जो है प्रत्यक्ष रूप से करते हैं, ठीक है। जैसे कि स्विट्जरलैंड है ना, स्विट्जरलैंड में जनता जो डायरेक्ट जो प्रतिनिधि को चुनता है, ठीक है, तो वो आपका क्या हो जाएगा, प्रत्यक्ष हो जाएगा। अगर यहाँ पर बात करें भारत में प्रत्यक्ष चुनाव की अगर पूर्णतः अगर एक उदाहरण की अगर बात किया जाए तो वो पंचायती राज्य व्यवस्था। पंचायत में जो चुनाव होता है, मुखिया का जो चुनाव होता है वो डायरेक्ट जो है लोगों द्वारा जिसको चुना जाता है वही जो है पंचायत में अपना शासन चलाता है, अपना नियम कानून वहां पर बनाता है, ठीक है। तो ये है। फिर है कि प्रत्यक्ष लोकतंत्र के 4 मुख्य औजार हैं, याद रखना है, परिप्रेक्षा, पहल, प्रत्यार्पण, ठीक है, या प्रत्याशी को वापस बुलाना और जनमत संग्रह कराना। ये प्रत्यक्ष लोकतंत्र का जो है 4 पिलर यहाँ पर दिया गया है। आगे यहाँ पर बात कर लेते हैं दूसरी ओर अप्रत्यक्ष लोकतंत्र के। तो इसमें लोगों द्वारा चुने गए प्रतिनिधि सर्वोच्च शक्ति का इस्तेमाल करता है। अप्रत्यक्ष में क्या होता है कि जो लोगों द्वारा जो प्रतिनिधि चुना जाता है ना, लोगों द्वारा जो प्रतिनिधि चुना जाता है, ठीक है, वह सर्वोच्च शक्ति का इस्तेमाल करता है, ठीक है। जैसे कि अगर लोकसभा की बात करें तो लोकसभा में जो वहाँ के स्थानीय लोग हैं वो जो उस स्थान पर जो लोग खड़े हुए हैं अपने चुनाव चिन्ह को लेकर के, वे वहां से क्या करते हैं, अपने विधायिका को चुनते हैं और वो विधायिका जो है क्या करता है, एक सरकार को चुनता है, ठीक है। जैसे कि प्रधानमंत्री हो गया, है ना, ये होता है। तो यहाँ पर प्रत्यक्ष तो है ही लेकिन अप्रत्यक्ष की जो यहाँ पर बात देखा जाता है, ठीक है।
वही यहाँ पर दिया गया है कि अप्रत्यक्ष की अगर बात किया जाए तो दो प्रकार के, एक संसदीय और एक राष्ट्रपति शासन। ठीक है, एक संसदीय जो है और एक यहाँ पर क्या है, राष्ट्रपति शासन है। भारतीय संविधान में प्रतिनिधि संसदीय लोकतंत्र की व्यवस्था है, जिसमें कार्यपालिका अपनी सभी नीतियां और कार्यों के लिए जो है विधायिका के प्रति जो है जिम्मेदार होते हैं। ठीक है, भारतीय संविधान जो है यहाँ पर क्या है, एक संसदीय लोकतंत्र की व्यवस्था को जो यहाँ पर अपनाता है। संसदीय लोकतंत्र में क्या होता है कि जो कार्यपालिका अपनी सभी नीतियां और कार्य के लिए जो है विधायिका के प्रति जो क्या होता है, जवाबदेह होता है। विधायिका कौन हो गया, विधायिका वो हो गया जिसे हमने जो है चुन करके संसद में भेजा है ना, जिसे जो है चुन करके संसद में भेजा है। और वही विधायिका जो है किसको चुनता है, कार्यपालिका को चुनता है। ठीक है, वही विधायिका किसको चुनता है, कार्यपालिका को चुनता है। जो विधायिका हमने चुन करके भेजा, उसी विधायिका में क्या होगा, कुछ एक प्रधानमंत्री होंगे, ठीक है, और अन्य मतलब जो है केंद्रीय मंत्री जो होंगे वो यहाँ पर विधायिका द्वारा चुना जाता है, वही कार्यपालिका कहलाता है। तो कार्यपालिका पूर्णतः किसके प्रति जिम्मेदार है, वो विधायिका के प्रति, विधायिका मतलब संसद के प्रति। ठीक है, फिर है कि वयस्क मताधिकार। अगर लोकतंत्र की बात करें, जैसे हमने शुरुआत में चर्चा किया, वयस्क मताधिकार यहाँ पर भारत की अगर बात करें तो जिसकी उम्र 18 वर्ष हो गया है वो जो है मत देने के लिए जो है वह तैयार है। फिर है जो है सामयिक चुनाव, माने समय पर जो है आपका जो है चुनाव होने वाला होगा ही, ये आपका फिक्स है। जैसे भारत में प्रत्येक 5 वर्ष पर लोकसभा की चुनाव होता है, राज्य विधानसभा की चुनाव होती है ना, पंचायती राज व्यवस्था के चुनाव होता है, तो ये है आपका। फिर है कि कानून की यहाँ पर सर्वोच्चता, मतलब लोकतंत्र की अगर बात करें, ठीक है, लोकतंत्र की बात करें तो यहाँ पर व्यक्ति का शासन नहीं होगा, किसका शासन होगा, तो यहाँ पर कानून का शासन होगा, कानून का शासन होगा। और उसका निर्धारण कौन करेगा कि यह कानून सही है कि गलत है, ठीक है, वो आपका करेगा सर्वोच्च न्यायालय। ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय करेगा। कानून किसके तहत बनाया जा रहा है, तो संविधान के तहत बनाया जा रहा है। अगर किसी खास व्यक्ति का शासन यहाँ पर अगर कर दिया जाए तो संविधान को फॉलो नहीं करेगा। अब संविधान का अगर कोई फॉलो नहीं कर रहा है तो इसका निर्णय कौन करेगा, तो कौन, वो आपका सर्वोच्च न्यायालय करेगा। ठीक है, संविधान की प्रस्तावना में लोकतांत्रिक शब्द का इस्तेमाल बृहद रूप में किया गया है, जिसमें न केवल राजनीतिक लोकतांत्रिक बल्कि सामाजिक व आर्थिक लोकतंत्र को भी यहाँ पर शामिल किया गया है। ठीक है ना, यहाँ पर राजनीतिक लोकतंत्र के साथ साथ जो है यहाँ पर सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र को भी शामिल किया गया है। अब आइए आगे देख लेते हैं। जैसा कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो है 25 नवंबर 1949 को संविधान सभा में दिए गए अपने समापन भाषण में विशेष बल देते हुए यह बात कहा, लास्ट में जब 25 नवंबर को संविधान सभा में जो लास्ट भाषण था उसमें कहा कि राजनीति लोकतंत्र तब तक अस्थायी नहीं बन सकता है जब तक कि उनके मूल में सामाजिक लोकतंत्र नहीं हो। कैसा लोकतंत्र हो, सामाजिक लोकतंत्र, है ना, लोगों के बीच जो है समानता, भाईचारा, बंधुत्व, ये होना काफी जरूरी है ना। किसी एक व्यक्ति का शासन अगर होगा तो वह जो है लोकतंत्र जो है ज्यादा दिन तक नहीं चल पाएगा, नहीं टिक पाएगा। वही यहाँ पर कहा गया है कि राजनीति लोकतंत्र तब तक अस्थायी नहीं बन सकता है जब तक कि उनमें मूल में जो है सामाजिक लोकतंत्र नहीं हो। सामाजिक लोकतंत्र का अर्थ यहाँ पर बताते हैं कि इसका अर्थ है कि वह जीवन शैली जो स्वाधीनता, समानता और भातृत्व, 3 चीज, स्वाधीनता हो निर्णय लेने की, ठीक है, फिर यहाँ पर क्या है, समानता हो सभी के बीच, और सभी के बीच जो है क्या हो, भाईचारा हो, मतलब ऊंच नीच की यहाँ पर बात नहीं हो, भेदभाव की बात यहाँ पर नहीं किया जाए, तभी जो है लोकतंत्र का एक व्यापक रूप जो है आपको यहाँ पर देखने को मिल सकता है। ठीक है, कुछ यहाँ पर और शब्द है कि अंबेडकर कहते हैं कि ना तो हम स्वाधीनता को समानता से अलग कर सकते हैं, ना ही हम जो है स्वाधीनता को भाईचारा वातृत्व से अलग कर सकते हैं, ना तो हम जो है समानता को वातृत्व से अलग कर सकते हैं। मतलब सभी जो है एक दूसरे पर क्या है, निर्भर है। अगर यह तीनों
किसी भी देश में, किसी भी समाज में ये तीनों अगर उपलब्ध है तो हम उसे क्या कहेंगे, लोकतांत्रिक समाज कहेंगे। और यह समाज जो है काफी लंबे समय तक रह सकता है, चल सकता है। ठीक है, ये यहाँ पर बात कहा गया है। आगे हम लेकर के चल लेते हैं पांचवा, गणतंत्र की बात करते हैं। गणतंत्र, गणतंत्रात्मक व्यवस्था की बात करते हैं। गणतंत्र, गणतंत्र कहता है कि लोकतंत्र में अगर गणतंत्र की बात करें तो यहाँ पर दो बातों पर निर्भर करना है। गणतंत्र की वो जो है यहाँ पर राज्य व्यवस्था को दो भागों में बांटा गया है। एक तो हो जाता है आपका राजशाही, एक होता है गणतंत्र। ठीक है, अब यहाँ पर है राजशाही में क्या होगा, राजशाही व्यवस्था में क्या होता है कि राज्य का जो प्रमुख होगा, राज्य का जो प्रमुख होगा आमतौर पर राजा या रानी, है ना, उत्तराधिकारी के माध्यम से अपने पद पर आसीन होता है। जैसे ब्रिटेन की बात करें, ब्रिटेन में क्या होता है, वहाँ का जो है राजा रानी यानी महारानी वो शासन करता है, और वो क्या होता है, वंशागत होता है ना, वो क्या होता है, वंशागत होता है। ठीक है, मतलब उसका जो कोई भी चुनाव प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप में नहीं किया जाता है, वो आपका क्या कहलाता है, राजशाही शासन व्यवस्था। वही गणतंत्र में राज्य प्रमुख, जो राज्य प्रमुख, राज्य का मतलब देश, देश का जो प्रमुख होगा, संघ का जो प्रमुख होगा, वो हमेशा प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष के रूप में निश्चित समय के लिए चुन करके आएगा। जैसे अमेरिका, भारत, है ना, भारत के जो राष्ट्रपति हैं वे पूरे राज्य का, पूरे देश का प्रमुख हैं। जितने भी काम काज होगा वो उन्हीं के नाम पर होता है ना। पूरे मतलब देश का जो प्रमुख कौन है, प्रथम व्यक्ति कौन है, तो वो आपका राष्ट्रपति है। ठीक है, तो ये क्या होते हैं, भारत में से अप्रत्यक्ष रूप से जो है चुन करके जो है संसद द्वारा भेजा जाता है और राज्य विधान द्वारा भेजा जाता है। जब हम राष्ट्रपति की चर्चा करेंगे तो इस पर काफी डिटेल से हम वीडियोस पर लेकर के आएंगे, है ना। तो यहाँ पर ये बात को आपको ध्यान देना है। यहाँ पर कहा गया है कि इसीलिए भारतीय संविधान की प्रस्तावना में गणतंत्र का अर्थ है कि भारत का प्रमुख अर्थात राष्ट्रपति चुनाव के जरिए सत्ता में आएगा। प्रत्येक 5 वर्ष जो है 5 वर्ष पर राष्ट्रपति का चुनाव जो है भारत में होता है। ठीक है ना, चुनाव भारत में होता है। जबकि ब्रिटेन में बात करें तो वहां पर क्या वंशागत है, राजशाही व्यवस्था। यहाँ पर क्या है, गणतंत्र व्यवस्था है, मतलब चुनाव के द्वारा जो है जो राज्य का प्रमुख है उसका चुनाव होता है, वंशागत यहाँ पर नहीं है। ठीक है, ये हो गया। अब है कि गणतंत्र के अर्थ में दो और बात यहाँ पर शामिल है। पहला यह है कि राजनैतिक संप्रभुता किसी एक व्यक्ति जैसे राजा के हाथ में होने की बजाय लोगों के हाथ में होता है। गणतंत्र का एक और बात है कि मतलब यहाँ पर राजशाही जो राजनीतिक जो शासन है, व्यवस्था है, ठीक है, वो किसी एक व्यक्ति के हाथ में नहीं होगा। ठीक है, वो क्या होगा, जनता के हाथ में होता है, लोगों के हाथ में होता है। दूसरी, किसी भी विशेषाधिकार प्राप्त वर्ग की यहाँ पर अनुपस्थित नहीं होता है। विशेषाधिकार मतलब भारतीय संविधान की बात करें तो यहाँ पर कोई व्यक्ति खास नहीं है, कोई व्यक्ति को यहाँ पर कोई भी विशेष अधिकार प्राप्त नहीं है। हाँ, वरीयता दिया गया, जैसे कि फर्स्ट जो भारत के जो प्रथम नागरिक होगा वो कौन होगा, राष्ट्रपति होगा, है ना, वरीयता है। ठीक है, लेकिन किसी को भी विशेष अधिकार यहाँ पर नहीं दिया गया है। जब हम बात करेंगे आर्टिकल 18 की बात करेंगे, अनुच्छेद 18 की बात करेंगे, तो यहाँ पर क्या था, समाधियों का अंत, उपाधियों का अंत किया गया। किसी को भी किसी प्रकार की उपाधि सम्मान नहीं दिया जाएगा। ठीक है, ये यहाँ पर किया गया है, लेकिन वहां पर कुछ अपितु शब्द भी जोड़ा गया है ना। तो ये कि यहाँ पर किसी प्रकार के किसी को विशेष अधिकार नहीं दिया गया है, किसी एक व्यक्ति का शासन नहीं है। जो राज्य का प्रमुख होगा वो क्या होगा, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से चुन करके आएगा, एक निश्चित समय के लिए आएगा। यह है आपका गणतंत्र का अर्थ है। कहा कि इसीलिए हर सार्वजनिक कार्यालय बगैर किसी भेदभाव के प्रत्यक्ष नागरिक के रूप में जो है खुला होता है। अब आइए, अब आगे बात कर लेते हैं, न्याय की बात कर लेते हैं। हमारे संविधान में न्याय की बात कही गई है। कैसा न्याय हो, भारतीय संविधान की अगर हम प्रस्तावना की बात करें तो उसमें न्याय 3 प्रकार के न्याय की जिक्र किया गया है। कौन कौन सा न्याय के बारे में, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक, है ना। कहा कि इसकी सुरक्षा मौलिक अधिकार व नीति निर्देशक तत्व के विभिन्न प्रावधानों में किया गया है। ये तीनों का सुरक्षा न्याय की अगर बात किया जाए तो तीनों न्याय को मुख्य रूप से अगर बात करें तो जो भारतीय संविधान का जो भाग 3 और भाग 4 है उसमें पूर्णतः जो है वर्णित किया गया है।
कुछ ऐसे न्याय हैं जिसको आप डायरेक्ट उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय में जाकर चैलेंज कर सकते हैं। कुछ ऐसे न्याय हैं जिसको जो है आप चैलेंज नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए बोला गया है कि इसकी सुरक्षा मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक जो सिद्धांत है उसमें यहाँ पर वर्णन किया गया है सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय को। करा कि अगर सामाजिक न्याय की अगर हम बात करते हैं, समाज में कैसा न्याय होना चाहिए, तो समाज में ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए जिसमें किसी भी व्यक्ति के साथ, किसी भी व्यक्ति के साथ, व्यक्ति का मतलब इसमें सारे शामिल हो गए, पुरुष, स्त्री, बच्चे, बड़े, बुजुर्ग, है ना, किसी भी रूप में जो है जाति, रंग, धर्म, लिंग आधार पर जो है बिना भेदभाव की जो समानता का व्यवहार किया जाएगा। माने रंग के रूप में, रंग के गोरा, काला, सांवला ये सब के रूप में, जाति के रूप में, धर्म के रूप में, लिंग के रूप में, है ना, किसी भी आधार पर जो है किसी भी प्रकार की भेदभाव नहीं किया जाएगा। ये क्या बताता है, ये आपका हो गया सामाजिक न्याय हो गया। ठीक है, फिर है इसका मतलब है कि समाज में किसी वर्ग को विशेष के लिए विशेषाधिकार की अनुमति और अनुसूचित जाति और जनजाति, अन्य पिछड़े वर्ग तथा महिलाओं की स्थिति में सुधार। यहाँ पर कहा गया है क्या चीज कि किसी भी रूप में किसी को जो है विशेष अधिकार जो है आपको यहाँ पर नहीं दिया जाएगा। लेकिन कुछ बात है कि जो समाज से पिछड़ गए हैं, जो समाज से पिछड़े हुए हैं, उसको आगे लाने में, समाज के मुख्य धारा में लाने के लिए जो है सरकार इसकी प्रयास करेगी। जैसे अनुसूचित जाति हो गया, जनजाति हो गया, अन्य पिछड़े वर्ग हो गया, महिला हो गया, इसमें सरकार सुधार करेगी। अगर ऐसी कंडीशन हो तो थोड़ा सा भेदभाव इसमें सरकार कर सकती है। ठीक है, अब है आर्थिक न्याय। आर्थिक न्याय में क्या आपका दिया गया है कि इसमें कहा गया कि आर्थिक कारणों के आधार पर किसी भी व्यक्ति से भेदभाव नहीं किया जाएगा। इसमें जो है संपदा, आय, संपत्ति की असमानता को जो यहाँ पर दूर किया गया है। मतलब समान कार्य के लिए समान वेतन का निर्धारण किया गया है हमारे संविधान में, जैसा कि हमने नीति निर्देशक तत्व में हम इसकी चर्चा करेंगे। चाहे वो महिला हो, चाहे वह पुरुष हो, अगर कोई समान कार्य कर रहा है तो उसके लिए समान वेतन की जो है यहाँ पर व्यवस्था किया गया है। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया, आर्थिक न्याय हो गया। सामाजिक न्याय और आर्थिक न्याय का मिला जुला रूप जो आपका है अनुपातिक न्याय को जो है परिलक्षित हमारे संविधान में किया गया है। आगे यहाँ पर है कि राजनीतिक न्याय की अगर हम बात करें तो ये कहता है कि हर व्यक्ति को समान राजनीति अधिकार प्राप्त होंगे, चाहे वह राजनीतिक दफ्तरों में प्रवेश की बात हो अथवा अपनी बात सरकार तक पहुंचाने की बात हो। किसी भी रूप में राजनीतिक न्याय की बात करते हैं तो आपको जो पूर्णतः यहाँ पर एक समान व्यवहार किया जाएगा। किसी भी इस नागरिक को जो है ये वरीयता नहीं दिया जाएगा कि ये मतलब उच्च जाति का है या गोरा का है। ठीक है, इसमें किसी प्रकार की जो है भेदभाव नहीं किया जाएगा, चाहे वो आर्थिक मामला में हो, चाहे वो आपका रंग रूप या जाति मामले में हो। ठीक है, सामाजिक मामले में हो, किसी भी रूप में भेदभाव यहाँ पर नहीं किया जाएगा। ठीक है, कहा कि सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय के लिए तत्वों को 1917 की रूसी क्रांति से यहाँ पर लिया गया है। इन तीनों शब्द सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय, राजनीतिक न्याय पूछेगा कहाँ से लिया गया है, तो 1917 का जो रूसी क्रांति था वो रूसी क्रांति से इस तीनों न्याय को यहाँ पर ग्रहण किया गया है। आगे हम बात कर लेते हैं, आगे बात करते हैं स्वतंत्रता। हमें कैसी स्वतंत्रता चाहिए, है ना, हमें कैसी स्वतंत्रता चाहिए, तो यहाँ पर बोला गया है हमें अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता चाहिए, अपनी विचार को रखने की स्वतंत्रता चाहिए, अपनी भावना को जो है व्यक्त करने की स्वतंत्रता चाहिए, हमें विश्वास की स्वतंत्रता चाहिए, हमें धर्म की स्वतंत्रता चाहिए। मतलब हम जो है किसी भी रूप में आबाद रूप में जो है हम अपने धर्म की प्रचार कर सकते हैं। ठीक है ना, हम किसी धर्म को स्वीकृति कर सकते हैं, अपने धर्म को छोड़ के किसी धर्म को हम स्वीकार कर सकते हैं। धर्म की स्वतंत्रता चाहिए, उपासना की स्वतंत्रता चाहिए, है ना, उपासना की स्वतंत्रता की यहाँ पर बात की गई है। इसमें इसके हनन के मामले में कानून का जो है दबदबा जो है दरवाजा जो हम खटखटा सकते हैं। यदि इस प्रकार की अगर हमसे अन्याय होता है, किसी के द्वारा दबाया जाता है, सताया जाता है, तो हम डायरेक्ट वहां पर कानून की दरवाजा जो यहाँ पर जाकर के हम खटखटा सकते हैं। ठीक है,
अब है कि जैसा कि प्रस्तावना में कहा गया है कि भारतीय लोकतांत्रिक व्यवस्था को सफलतापूर्वक चलाने के लिए स्वतंत्रता परम आवश्यक है। स्वतंत्रता जो है परम आवश्यक है। लोकतंत्र की अगर हम बात करते हैं, जैसे ही लोकतंत्र मतलब स्वतंत्रता, किसी भी बंधक में बंद करके रख करके हम कोई भी काम नहीं कर सकते, ना किसी के दबाव में आकर के हम कोई काम कर सकते हैं। ठीक है, ये बोला गया है। कहा कि हालांकि स्वतंत्रता का अभिप्राय यह नहीं है कि हर व्यक्ति को कुछ भी करने का अधिकार या लाइसेंस प्राप्त है। यहाँ पर जब हम मूल अधिकार की बात करेंगे तो कुछ यहाँ पर रिस्ट्रिक्शन लगाया गया है, कुछ यहाँ पर रोक लगाया गया है कि किस मामले में आपको इस प्रकार की स्वतंत्रता नहीं दिया जाएगा। ठीक है ना, पूर्णतः स्वतंत्रता नहीं है। जैसे कि कुछ ऐसे क्षेत्र जहाँ पर लोगों को जाने में वर्जित किया गया है, वहाँ पर जाना मना है, तो आप वहाँ पर नहीं जा सकते हैं, क्योंकि अबाध संविधान में लिखा गया है कि अबाध घूमने की स्वतंत्रता, मतलब हम अपने देश के क्षेत्र में जो है या देश के बाहर भी जो है कहीं भी जाने के लिए हम क्या है, स्वतंत्र है। लेकिन जब सरकार द्वारा कुछ ऐसे नियम है, कुछ ऐसी जगह है जहाँ पर जाने से मनाही किया गया है, रोका गया है, ठीक है, तो ये भी बात हमें क्या करना पड़ेगा, फॉलो करना पड़ेगा। ठीक है, या हम सार्वजनिक स्थान पर ऐसे कोई गलत काम व्यवहार ना करें जिससे लोगों को क्या पड़े, वहां पर नुकसान हो। ये कुछ जो है यहाँ पर रोक लगाया गया है। ठीक है, ये बोला गया है कि हमारी प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के आदर्श को फ्रांस के क्रांति 1789 ठीक है से 99 से लिया यहाँ पर लिया गया है। याद रखना है, यहाँ पर जो प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समता और बंधुत्व, ये तीन आपका क्या है, वो फ्रांस की क्रांति से लिया गया है। इससे पहले हमने चर्चा किया था कि सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय कहाँ से लिया गया है, वो रूस की क्रांति 1917 से लिया गया है। ये भी बात को यहाँ पर क्या करना है, आपको याद रखना है। ठीक है, अब आइए, अब बात कर लेते हैं समता। कैसी समता चाहिए, कैसी समानता चाहिए। ठीक है, तो ये यहाँ पर जिक्र किया गया है। कहा है कि समता का अर्थ है समाज के किसी भी वर्ग के लिए विशेषाधिकार की अनुपस्थिति। विशेषाधिकार माने विशेष अधिकार को यहाँ पर खत्म कर दिया गया है। जैसे कि संविधान लागू, जब देश अंग्रेजों के अधीन था, है ना, उस समय क्या था कि लोगों को विशेष अधिकार था, लोग किसी के प्रति कुछ भी कर सकता था, उनका लोगों का अपना कानून था। तो ऐसा नहीं है, यहाँ पर क्या किया गया है कि समानता का मतलब है समाज के किसी भी वर्ग को के लिए विशेषाधिकार की अनुपस्थिति और बिना किसी भी भेदभाव के हर व्यक्ति को जो है समान अवसर प्रदान किया गया है, बिना किसी भेदभाव के। कुछ परंतु जोड़ा गया है, हम चर्चा करेंगे जब मूल अधिकार की बात करेंगे तब। बोला गया है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना हर नागरिक को स्थिति और अवसर की, हर नागरिक को स्थिति और अवसर की समानता प्रदान करता है। इस उपबंध में समता के 3 आयाम शामिल है, जैसे कि नागरिक, राजनीतिक और आर्थिक। ऊपर हमने चर्चा किया था डिटेल से इसमें। अब मौलिक अधिकार में कुछ समानता की बात की गई है, जैसे विधि के समक्ष समता, है ना, विधि के समान सभी के लिए कानून जो है एक समान है। लेकिन कुछ इसमें परंतु भी जोड़ा गया है। आर्टिकल 14 में हम इसको डिटेल से पढ़ेंगे। फिर है धर्म, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर जो है मूल रूप से इसे क्या किया गया है, निषेध किया गया है ना, इसे जो है बंद किया गया है। इस रूप में किसी को जो है भेदभाव नहीं किया जाएगा, आर्टिकल 15। ठीक है, उसी प्रकार लोक नियोजन के विषय में अवसर की स्वतंत्रता, आर्टिकल 16 में चर्चा करेंगे इसके बारे में। कुछ ऐसे प्रावधान जिसमें आपकी कुछ छूट जो है यहाँ पर दिया गया है। फिर है अस्पृश्यता का पूर्ण रूप से अंत कर दिया गया है। अस्पृश्यता माने छुआछूत को जो है पूर्णतः क्या कर दिया गया है, बैन कर दिया गया है, जो कि आर्टिकल हम 17 में पढ़ेंगे। इसके बाद जो उपाधियों का अंत 18 में पढ़ेंगे। किसी राज्य जो है किसी को किसी प्रकार की उपाधि से सम्मानित नहीं करेगा। इसमें कुछ बात जो है जो ऐड किया गया है, ठीक है, वो हम चर्चा करेंगे जब हम मूल अधिकार को पढ़ेंगे। आगे यहाँ पर देख सकते हैं। फिर है बंधुत्व। कैसी बंधुत्व चाहिए, कैसी भाईचारा चाहिए, दूध और पानी के समान भाईचारा चाहिए। ठीक है, कहा कि बंधुत्व का मतलब है भाईचारा की भावना को बरकरार रखना, लोगों के बीच जो है सहमति, लोगों के बीच जो है विचारों का व्यवहार सही होना चाहिए, लोगों की सामाजिक स्थिति लोगों के बीच सही होना चाहिए। कहा कि संविधान एकल नागरिकता के एक तंत्र के माध्यम से भाईचारा की भावना को
प्रोत्साहन करता है। संविधान में जैसा कि जब हम फेडरल सिस्टम की बात कर रहे थे तो अमेरिका में क्या था कि दो ही नागरिकता, एक तो राज्य का लेना होगा, एक तो आपको संघ का लेना होगा। लेकिन भारत में क्या है कि एकल नागरिकता के रूप में जो है भाईचारा की व्यवस्था किया गया है। ठीक है, वोट देने के अधिकार सभी के लिए बराबर है, चाहे वो राजा हो, चाहे वो रंग हो, चाहे वो गोरा हो, चाहे वो काला हो, चाहे वो किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, सभी के बीच यहाँ पर समानता की बात की गई है। ये भी बंधुत्व का काफी अच्छा एग्जाम्पल देखने को मिलता है एकल नागरिकता को लेकर के। इसके साथ साथ जो हमारे मौलिक कर्तव्य हैं, कुछ मौलिक कर्तव्य को यहाँ पर ऐड किया गया था 1976-42वें संविधान संशोधन में, वो भी जो है पूर्ण रूप से भाईचारा बंधुत्व की बात करता है। ठीक है, प्रस्तावना में जो है कहती है कि बंधुत्व में दो बातों को सुनिश्चित किया गया है। पहला, व्यक्ति को का सम्मान, और दूसरा देश की एकता और अखंडता। व्यक्ति का सम्मान करना है, लेकिन जब देश और देश की एकता और अखंडता की बात आती है तो सभी को एकजुट मिलकर के हमें काम भी करना है। ठीक है, फिर देखिए अखंडता शब्द में 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जो इसे प्रस्तावना में जोड़ा गया था। तो ये था जो है प्रस्तावना को लेकर के जो उद्देशिका था, इसके लेकर के पूरी वीडियो। ये करीब वीडियो जो है आप लोग के बीच 1 घंटा का हो चुका है। कोई बात नहीं, वीडियो लॉन्ग गया, लेकिन ऐसे ही वीडियो देखने का आप लोग प्रयास कीजिए, है ना, ताकि आप में वो धैर्यता है, वो स्थिरता है और वो साहस आए। तो मिलते हैं हम अगले वीडियो में, तब तक हमें दीजिए आप इजाज़त। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। ठीक है, बाय बाय।